हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। होप आप सभी ने उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, और अगर उनमें से किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। हम लोग उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और हमारी एक्सरसाइज का जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमें क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें गिवन है। एपी क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39। ये एक एपी हमें गिवन है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कह रहा है ये कि ये जो हमारे पास एपी गिवन है ना, इसकी कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। क्या समझ आया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें ऐसा बताना है कि इसकी कौन सी टर्म, यानी कोई एक टर्म होगी ए एन, वो इसकी जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। यानी हमें ए एन फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि इस एपी की जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई। 132 ज़्यादा होनी चाहिए किससे, इस एपी की 54th टर्म से। ऐसी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई ये वाली कि हम लोगों को ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें ना तो ए एन पता है क्योंकि ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमें ए 54 पता है, नहीं पता। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए 54। ठीक है, तो ए 54 फाइंड आउट करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुझे ज़रूरत होगी ए की, जो हम लोगों ने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला कितनी बार इसको रिपीट कर चुके हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए 54 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 54 माइनस 1 और डी। ठीक है, यानी कि ए 54 जो है हमारा वो होगा ए प्लस 53 डी। अब मुझे चाहिए, अब मुझे क्या क्या चाहिए, अब मुझे एक तो चाहिए ए की वैल्यू और एक मुझे चाहिए डी की वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें ये ए पी गिवन है। तो क्या मैं ए और डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बताइए। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आए हमें उन क्वेश्चन से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हम लोग कैसे तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं और कैसे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ए पी हमारा जो ए है वो हमारे पास कितना है, 3। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है इसकी, यही हमारा ए होगा, ये इसकी सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ए तो हो गया हमारा 3। ठीक है, और नेक्स्ट हमें जो करना है पता वो है डी। तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेकर उनका डिफरेंस देखेंगे। तो a2 हो जाएगा हमारा 15 माइनस a हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3। तो ये कितना हुआ, d हुआ हमारा 12। तो अब हमें a की वैल्यू पता चल गई और हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करें, पुट कर दें इस इक्वेशन में। इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये तो हमारी इक्वेशन 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें सबसे पहले A54 फाइंड आउट करना है। पुट इन इक्वेशन 2। ओके, तो 54 A54 जो है वो है हमारा a प्लस 53 डी। तो इसमें मैं लिख देती हूँ
A54 जो आएगा हमारे पास वो आएगा, ए की जगह लिख देंगे 3 + 53 और ये हो जाएगा 12। डी हो गया हमारा 12। नाउ 3 + 53 को 12 से इंटू करते हैं, कितना आया? तो जो A54 हमारे पास आया वो कितना आया? 639। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। A54 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 639। नाउ अब हमारे पास में A54 हमें मिल चुका है, तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में A54 की जगह इसको पुट करके और 132 ऐड कर देती हूँ तो मुझे AN की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखूँ अब? पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारी AN इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132 132 है ना, हाँ, प्लस 132। तो ये तो हो जाएगा 639 + 132। चलिए ऐड करिए इसको। सेवन 1। ठीक है, ये तो हो गई हमारी AN की वैल्यू। नाउ हमें ये करना है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 154। तो जो नंबर हमें मिलेगा ना, यानी कि जो AN हमें मिलेगा वो तो हमें पता चल गया है कितना, 771। लेकिन ये कौन से नंबर पर हमें मिल रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ये जो टर्म हमें मिली है 771, ये हमें कौन से नंबर पे मिल रही है, कौन से टर्म पे मिल रही है, यानी फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी, या फिर कौन, ये जो वैल्यू है ये हमें किस टर्म पे देखने को मिलेगी, वो चीज़ हमें बतानी है। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? बोलिए। सेम फॉर्मूला, AN इज इक्वल्स टू A + n-1D, जहाँ पे मुझे AN पता है, A पता है, N हमें फाइंड आउट करना है और D भी पता है। ठीक है, तो पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 771 इक्वल्स टू A की वैल्यू है हमारे पास में 3 है ना, और D की वैल्यू है हमारे पास में 12। ओके, 3 को ले जाते हैं इक्वल्स के इधर, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ बचेगा n-1 12। तो जब हमने इसको माइनस करा तो हमें मिलेगा 768 है ना, और यहाँ बचा n-1 12। नाउ ये जो 12 है वो आ जाएगा 768 के डिवाइड में और यहाँ बचेगा n-1। तो जब मैंने 12 से इसको कट करा तो मुझे क्या मिला, 12 से 768 को कट करने पर हमें मिलेगा 64। ये जो कट होगा ये होगा 64 टाइम्स और यहाँ बचा n-1। नाउ n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल के इधर, यानी कि ये हो जाएगा 64 + 1 यानी कि 65। यानी जो n की वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 65, यानी कि 65th ऐसी टर्म होगी जो कि हमारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, और वो वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है हमारी 771 और वो हमें कौन से नंबर पे देखने को मिल रही है, यानी कि कौन से नंबर की टर्म है, वो है 65th नंबर की टर्म। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए और कंसेप्ट को अपने क्लियर रखना है, तभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए ढंग से क्वेश्चन को।
देखिए किस तरीके से फाइंड करा है, विच टर्म हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ एन एपी जो कि 132 ज़्यादा हो 54th टर्म से। ठीक है, चलो देखिए। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अगर किसी भी लाइन में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें क्या कह रहा है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, हमारे पास में दो कोई AP है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। ये AP1 मान लेते हैं और ये AP2 मान लेते हैं। ठीक, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज AP, यानी कि जो AP1 है उसके टर्म्स को मान लीजिए हम लोगों ने स्मॉल a जो हम लोग A1 A2 मानते हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से चलती हुई आ रही है, और जो सेकंड AP है उसको मान लेते हैं कैपिटल A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर्स तो गिवन नहीं है, हमें सिर्फ अज्यूम करना है, तो हम लोग टर्म्स मानते हैं A1 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 A2 A3, तो इसको स्मॉल मान लेंगे और एक को कैपिटल मान लेते हैं अपनी मर्जी से। कुछ और भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दो APs हम लोगों को गिवन है जिनके जो कॉमन डिफरेंस है बीच के वो सेम है। तो अगला जो लाइन है वो क्या कह रहा है, दैट कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि इसकी जो 100 टर्म आएगी आगे चलते हुए और इसकी जो 100 टर्म आएगी आगे चलते चलते, उनके बीच का जो डिफरेंस है 100 टर्म इज 100, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 हमें गिवन है। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा लिखते हैं पहले कि जो A100 है वो हमारी सेकंड वाली जो AP है उसकी A100 से, यानी कि 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा दोनों का वो भी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, क्या पहली लाइन क्लियर है कि हमारी जो पहले वाली AP की 100 टर्म है और जो हमारी सेकंड वाली AP की 100 टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। ठीक है, यही चीज ये कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उन दोनों की जो 100 टर्म है उसके बीच का डिफरेंस इज 100। ओके, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच की जो 1000 टर्म है, यानी कि जो 8000 है, इनके बीच की जो 1000 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो गई, क्या कहना चाह रहा है, और हम लोगों को क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोगों को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता है कि जो हम लोगों को ये चीज पता है क्या, कि जो हमारा 100 टर्म है दोनों APs का, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा 100। ठीक है, तो क्या मैं इस टर्म को जो A100 माइनस कैपिटल A100
इज इक्वल्स टू 100 है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस 99d, बताइए, माइनस, और इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 99d। अच्छा, d जो है वो हमारा सेम है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में हम लोगों को सेम गिवन है। देखिए, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d जो है वो सेम है, ठीक है, ये भी चीज़ हमें गिवन है, इसलिए जो d है उसको मैंने कैपिटल में नहीं लिया है, d हम लोग सेम ही लेंगे, दोनों में स्मॉल में ही लेंगे, क्योंकि d जो है वो दोनों इक्वेशंस में सेम हमें गिवन है। तो डिफरेंस हमारा सेम हो गया, एपीज अलग अलग है, यानी इनकी फर्स्ट टर्म्स अलग अलग होंगी, इसलिए ये A1 और ए स्मॉल ए और एक कैपिटल ए लिया है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और 100 ये है ही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 99d इज इक्वल्स टू 100, 99 है ये, 99d इज इक्वल्स टू 100। नाउ ये जो 99d है और ये जो है ये हो रहा है आपस में क्रॉस, हो रहा है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस a माइनस a इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इनकी जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि स्मॉल a और कैपिटल A जो है वो इनकी फर्स्ट टर्म ही तो होती है, उसका डिफरेंस भी 100 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें पता चला कि इसका जो डिफरेंस है, जो इनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, वो भी 100 है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि 8000 माइनस कैपिटल A1000 कितना होगा, ठीक है, यानी कि दोनों एपीज की जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल चुकी है अब, कि एक तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों का डिफरेंस भी 100 है, एक जो इनकी 100 टर्म है उन दोनों का डिफरेंस भी 100 है। नाउ अब हम देखते हैं कि इनकी जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख देती हूँ ए जो 1000 है उसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिए, a प्लस ये है a 999d, है ना, एक कमी तो होता है n-1, और कैपिटल A को मैं A1000 को मैं लिख सकती हूँ a 999d। क्या ये चीज क्लियर हो रही है भाई? इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी a प्लस n-1d, और n हमारा क्या है 1000, तो मैं इसको लिख दूंगी a प्लस 1000-1d, और ये हो जाएगा a प्लस 999d। क्लियर हुआ? और इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस n-1d, जहाँ पे a क्या है सेम 1000-1, और d तो हमारा सेम है ही, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ये और इस वाली टर्म को ये लिख सकती हूँ इक्वल में, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया कि हमारा जो a प्लस 999d है वो माइनस हो रहा है हमारी जो सेकंड वाली टर्म की 1000 टर्म है उससे। ओके, क्या मैं इसको सॉल्व आउट करूं? इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मुझे मिलेगा सेम पहले वाली चीज, और यहां से ये हो रहा है क्रॉस, तो यहां बचा a
माइनस ए, कैपिटल ए। अब ये तो सेम पैरे वाली चीज मिल गई, बिल्कुल मिल गई। और हम ये जानते हैं कि a माइनस ए जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 100। a माइनस ए जो है वो हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 100। तो क्या मैं यहाँ पर a माइनस कैपिटल ए को 100 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे जो इस टर्म का सॉल्यूशन मिला, मुझे जो इस टर्म का सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला, 100। तो यही हमारा आंसर है कि जो हमारा 8000 माइनस कैपिटल 8000 है उसको सॉल्व करके भी मुझे 100 ही मिल रहा है। यानी कि इनकी जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स बड़ी बड़ी हैं, बट अगर इसको ध्यान से आप देखें, इसको ध्यान से समझें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहा है। कुछ भी नहीं करा है हमने इसमें, हमेशा सेम सेम चीज़ ही रिपीट हुई है। ठीक है, तो कितना इजीली ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, 1000 टर्म 100 टर्म क्या क्या दे रखा है, लेकिन सिर्फ पढ़ने में ही क्वेश्चन हार्ड था। जब हमने उसको सॉल्व करा, जब हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। देखिए किस तरीके से करा है। जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है बस वैसा वैसा लिखते जाइए। और जिन चीज़ों से, जो चीज़ें हम लोगों को पूरी तरीके से गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूरी तरीके से गिवन थी, तो उनसे हम चीज़ें क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे ही हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यही समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, स्टार्ट 1 इक्वेशन तो निकाल ली, आप कैसे स्टार्ट करें। तो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं और जो चीज़ें हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कीजिए और आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला a+n-1d वाला जो है हमारा, उसी के से सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे चले। मेरे को आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं पा रही हूँ। बट अगर आपको ये यहाँ से वीडियो में से उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, और अगर आपको और टाइम देके समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, और इसकी PDF जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी लास्ट में। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैम ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ। ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको, पोज करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चलिए, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ओके, कि कितने 3-digit नंबर होंगी जो 7 से डिविजिबल होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3-digit नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है। सोचिए, 3-digit नंबर स्टार्ट होती है 100 से। क्या ये चीज़ क्लियर है? इससे पहले होता है 99, वो हो गया 2-digit नंबर। तो स्टार्टिंग हुई 3-digit नंबर की 99 से, वो सॉरी 100 से। और ये कहाँ तक चलती है? ये चलती है 999 तक, क्योंकि इसके बाद में आता है 1000 और ये हो गया 4-digit नंबर। तो कहाँ तक लेंगे? 999 तक। तो ये तो हो गई हमारी सारी 3-digit नंबर। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हम लोगों को सिर्फ ऐसी 3-digit नंबर निकालनी है जो कि 7 से डिविजिबल हो, और वो कितनी होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या जो हमारा 100 है वो 7 से डिवाइड होता है। चेक करें 7 से डिवाइड करके इसको,
चलिए रफली चेक करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि एपी कैसे बनती है। अभी तक हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर निकाले, अब 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर निकालने, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, 100 को डिवाइड करके देखती हूँ 7 से, तो 7 1 7, और यहाँ मुझे मिला कितना 3, और इधर आएगा 0, तो 7 2 7 4 28, कितना बचा 2 बचा। तो अब मैं क्या करूं कि मतलब ऐसा कुछ ढूंढिए यहाँ पे कि आपका जो 2 है, यहाँ पे 2 ना आकर कुछ ऐसा आता कि ये सीधा क्रॉस हो जाता। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 0 नहीं आता, कुछ और आता बाई चांस, जैसे मान लीजिए 1 आता तब भी कट नहीं होता, 2 आता तब भी कट नहीं होता, 30 के बाद कौन सी ऐसी वो है जो कट कर सकती है उसको ऐसी डिजिट 35। तो अगर यहाँ पे 5 होता 0 की जगह पे, तो यहाँ हो जाता 35, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो चलो सॉल्व हो रहा है इजीली, बट ये जो डिजिट है 28, ये इसको सॉल्व नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 0 की जगह पे 5 लिखती, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जो हमारा 0 है इसकी जगह पर अगर 5 होता तो यहाँ हो जाता 35, है ना, और 35 होता तो ये इजीली 7 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये इजीली 5 टाइम्स कैंसिल हो जाती है ना। कितनी बार 35 आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आ जाता 35 5 टाइम्स, और ये इजीली कट हो जाता, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो क्या यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा जो पहला डिजिट होता वो 105 होता, तो वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, क्योंकि 100 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है कितना 2, हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है 2। तो जो हमारी पहली डिजिट होगी वो होगी 105, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है किस तरीके से मैंने इसे निकाला है। हमें ऐसी डिजिट देखनी है जो कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो पहली डिजिट जो हो गई हमारी वो हो गई 105। नाउ अगली डिजिट के लिए चेक करते हैं सेम इसी तरीके से। नाइन 999 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 9, बट अगर मैं यहां पे 9 लिखती हूं, ये चीज क्लियर है ना आपको, कि अगर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तो 7 के टेबल में 19 नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता था, अब ये जो है ना इससे हम लोगों को कम डिजिट देखनी है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डिजिट देखी तो 999 से ज़्यादा तो फिर 4 डिजिट में पहुँच जाएगा, है ना। लेकिन 4 वाली डिजिट हमको नहीं देखनी, हमको इससे कम वाली डिजिट ही देखनी है जो 3 डिजिट के अंडर में ही रहे। तो 19 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 9 उतारूँ तो वो 7 से कट नहीं होगा। तो कोई ऐसी डिजिट जो मैं 1 के साथ में यहाँ उतारूँ तो वो 7 के साथ में डिवाइड हो जाए, तो वो कौन सी डिजिट होगी सोचिए। क्या मैं यहाँ पर अगर 9 की जगह पे 4 होता तो यहाँ आ जाता 4, और 4 आ जाता तो ये बन जाता 14, और फिर मैं इसको 2 टाइम्स में 14 से इजीली क्रॉस कर सकती थी, इजीली डिवाइड कर सकती थी, वो कंप्लीटली डिवाइड होता। तो जो हमारी लास्ट डिजिट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 994, क्योंकि 994 के बाद में ऐसी कोई भी डिजिट नहीं बन रही है जो कि 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। ये समझने का एक तरीका है कि हम लोग किस तरीके से डिजिट को निकाल सकते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रही हो। अगर कोई और डिजिट होती तो हम उससे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको कि ये किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है, दोनों मल्टीप्लाई करके, यानी हमारी जो लास्ट डिजिट होगी वो होगी 994। इस वाली डिजिट के अंदर जो 100 है फर्स्ट वाली में, 100 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, तो मुझे 100 के बाद वाली डिजिट देखनी है, उससे पहले की डिजिट मैं नहीं देख सकती।
तो बाद वाली डिजिट देखने के लिए मैं 100 को डिवाइड करके देखूंगी 7 से। अब आप 101 को देखेंगे, फिर 102 को देखेंगे, फिर 103 को देखेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कंसेप्चुअली सोचिए चीज़ को। जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 100 से, तो यहाँ पर आके हमारा जो क्वेश्चन है वो अटक जाता है कि 30 हमारे पास आया 30। अब 7 की टेबल में 30 तो नहीं आता क्या? इसको एक बार दोबारा से करके बताती हूँ। देखिए, जब हमने 100 को चेक करा तो हमने डिवाइड करा 100 को 7 से, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ बचा 3 और यहाँ क्या उतारेंगे 0, ये चीज़ यहाँ पे आएगी। नाउ क्या 7 जो है वो 30 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 जो है वो 30 से डिवाइड नहीं होता है, 7 की टेबल में 30 नहीं आता है। तो ऐसी में क्या डिजिट लिखती है यहाँ पे? ऐसी 100 से ज़्यादा डिजिट देखनी है, ज़्यादा वाली डिजिट देखनी है जो 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 30 से ज़्यादा देखेंगे तो 31 नहीं होएगा, 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 आएगा। तो अगर यहाँ पे 0 की जगह पर 5 होता, अगर यहाँ पे 0 की जगह पे 5 होता तो हम यहाँ पे लिखते 5, फिर ये 5 टाइम इजीली 7 को डिवाइड कर देता। ठीक है, तो क्या मैं ये जो डिजिट है इसको 105 लिख दूं, इस डिजिट को, क्योंकि यही वो डिजिट है जो 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रही है। तो पहली जो हमारी 3 डिजिट नंबर होगी जो 7 को डिवाइड कर पाएगी वो होगी 105। ठीक है, और लास्ट जो हमारी डिजिट 999 है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से निकाला है। 999 से ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए इस 999 में देखेंगे कम वाली डिजिट को। तो जब हमने 999 को 7 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ जाकर हम लोग अटक गए, किसमें? 29 में। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि यार 29 के बाद में ऐसी कौन सी डिजिट होती, हम लोग अटके यहाँ जाकर 19 में। ठीक है, तो 19 के बाद में हम लोगों को ये सोचना है कि यार यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट होती कि अगर मैं उसे लिखती तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो अगर 9 की जगह पे यहाँ पे 4 होता तो इसको कंप्लीटली हम लोग डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो मैं 9 की जगह पे 4 लिख देती हूँ ऊपर, तो हमें हमारी डिजिट मिल जाएगी कौन सी? 994। यानी 994 ऐसी 3 डिजिट नंबर होगी जो कि 7 से डिवाइड हो रही है। क्लियर है कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हमें इस वाली टर्म से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इन टर्म से, क्योंकि हमें ऐसी 3 डिजिट नंबर देखना है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा हो, और उसको फाइंड आउट करने का सब सिंपलेस्ट वे है ये वाला। ठीक है, कि हम लोगों को डिवाइड करके खुद से देखना होगा कि कौन सी डिजिट से हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं और कौन सी डिजिट से नहीं। ज़्यादा बार डिवाइड करके नहीं देखना पड़े, इसलिए सिंगल डिवाइड के अंदर ही दिमाग लगाइए कि कौन सी ऐसे डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर के अंदर अंदर ही, कि हमारा वो 7 से डिविजिबल हो जाए। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अब जो हमारे पास में एपी बन रही है वो क्या बन रही है? 105 7 से डिविजिबल है, तो हमारा जो अगला टर्म बनेगा वो बनेगा +7 करके, यानी कि 11 112 एंड सो ऑन, और ऐसे करते हुए 994 तक। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 994 तक ऐसे डिजिट्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारी एपी बन रही है यहाँ पे, इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है वो तो हो गई ये, सेकेंड डिजिट हो गई हमारी ये, और ये हो गई हमारी nth डिजिट। यानी कि अभी हम लोगों को ये नहीं पता है कि लास्ट में हमको कहाँ तक ये नंबर मिलेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो ये हो गई हमारी nth टर्म जो है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है n की वैल्यू। क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें d की वैल्यू भी पता है कितनी, a2 माइनस a1, वही 7 आएगा हमारा, क्योंकि 7 से ही तो डिविजिबल हो रहा है। तो 105 के बाद में +7 करेंगे, वही ऐसी डिजिट होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, है ना? ये चीज़ क्लियर है? 7 की टेबल में अगर हम देखें तो सब में 7 7 ऐड ही तो होता जाता है, तो जो हमारा डिफरेंस है वही 7 रहेगा, कॉमन डिफरेंस इन सब का। तो ये हो गया 7, a हमें पता है 105 और an भी हमें पता है 994। तो चलिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा 994 प्लस a हो जाएगा हमारा 105
प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास में है 7। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा 994 में से 105 को जब मैंने माइनस करा तो यहाँ बचा n-1 और 7। 994 में से 105 को माइनस करने पर मिलेगा मुझे 889 और यहाँ बचा हमारा n-1 7। ये है इनटू में, ये इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 889, इसके डिवाइड में आ जाएगा 7 और यहाँ बचा n-1। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मुझे मिलता है 127। देख लीजिए डिवाइड करके, 7 को जब मैंने 889 से डिवाइड करा तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ क्या बचा, और ये कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स 49। ठीक है, तो यहाँ हो गया 127 n-1। तो यहाँ से जो मुझे n की वैल्यू मिली वो मिली 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो जो हमारी nth टर्म हमें देखने को मिल रही है, यानी कि an जो हमें मिल रहा है वो कौन से टर्म पे मिल रहा है, वो मिल रहा है 128th टर्म पर। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट से लेकर लास्ट डिजिट तक 128 टर्म्स ऐसी होंगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। क्लियर है? जो हमारा लास्ट टर्म है, ये जो हमारा लास्ट टर्म हमें मिल रहा है ये हो गया A1, 105 तो हो गया A1, 112 हो गया A2, ऐसे चलते चलते जो हमारा लास्ट टर्म हमें मिलेगा 994, वो हमें कौन से नंबर पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा 128 नंबर पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है कि जहाँ पे लास्ट टर्म मिल रही है वही हमारी लास्ट टर्म होगी ना भाई। जो लास्ट नंबर हमें देखने को मिल रहा है 994 वाला, वही हमारी लास्ट टर्म है। तो वहाँ तक की जितनी भी 3 डिजिट नंबर है वो सभी 7 से डिविजिबल हो रही है, यानी कि 128 तक ऐसे सारे नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। 128 इज द आंसर। देख लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट करा है इसको, समझ लीजिए क्वेश्चन को। और ये जो डिवाइड वाला तरीका मैंने आपको बताया, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कि हम लोग किस तरीके से एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 128 ऐसे डिजिट होंगी इस एपी के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए रीड आउट इसको। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250, 10 and 250। यानी कि ये कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो कि लाइज करते हैं, जो कि लाई करते हैं कहाँ से, 10 से 125 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है,
मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जो 4 से मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल हैं, यानी जो 4 से नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं वो सारे 4 के मल्टीपल्स ही तो हो रहे हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि 10 के बाद में 10 तो नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 होता है 4 से डिवाइड, तो 12 इज एन मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 12, फिर उसके बाद में 4 डिजिट और चेक करेंगे, 12 के बाद में 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 होता है, 16 इज एन मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ देखनी है, सेम जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी, कि ऐसी कितनी डिजिट होगी 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से जो कि 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 को डिवाइड कर पा रही है, ठीक है। तो सेम जैसा क्वेश्चन में करा और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10 से। अब 10 तो क्या है, छोटी डिजिट है, हम लोग इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, लेकिन 12 से होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो हो गई 12 से, तो जो हमारा पहला डिजिट होगा वो तो हो जाएगा 12, ठीक है। क्या इसको भी डिवाइड करके बताऊं? देख लेते हैं चलो, कि अगर यहाँ पे बड़ी डिजिट होती तो किस तरीके से सोचते कि क्या लेकर आना है। हम क्या करेंगे कि 10 को देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, इसका मतलब 10 जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वन टाइम डिजिट होती जिसको मैं एक बार में 4 से डिवाइड कर देती। अगर यहाँ पे सोचिए कि अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 0 की जगह पर 2 होता तो ये बन जाता ये, और इजीली एक बार में 4 से डिवाइड हो जाता। कितने टाइम्स, 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 की जगह 2 होता तो वो इजीली 4 का मल्टीपल बन चुका होता, 4 से डिवाइड हो चुका होता, यानी कि जो हमारी पहली डिजिट होगी वो होगी 12, मैं 0 की जगह पे कर दूंगी 2, एंड सो ऑन। अगर 250 को देखें तो 250 को मैं सेम 4 से डिवाइड करके देखती हूँ पहले, टू 250 को देखते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 6 टाइम, और यहाँ बचेगा 1, और अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। तो अब हमें देखनी है 250 से कम की डिजिट, क्योंकि 10 से 250 के बीच की डिजिट देखनी है, ज़्यादा नहीं देख सकते 250 से। तो 10 से ऐसी कौन सी छोटी डिजिट होती भाई, यहाँ पे 0 की जगह पर ऐसा कौन सी डिजिट होती, या फिर अब 0 की जगह तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं, माइनस में थोड़ी जाएंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा 50 की जगह पे, कि यहाँ पे 50 की जगह पर ऐसी कौन सी डिजिट लिखते कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाता। सोचिए, अगर मैं यहाँ पर 50 की जगह पे कुछ ऐसा लिखती कि यहाँ पे मेरा 8 बन जाता, इनको माइनस करने पर अगर मेरा यहाँ पर 8 मिलता तो ये एक बार में डिवाइड कर देता, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ 8, लिखने के लिए क्या करें इसको बताइए, कि यहाँ पर हमें 1 की जगह पर 8 मिलता, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो 24 में से 8 को कम करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए था
कि यहाँ पर 1 ना आकर सीधा 8 आ जाता। ऐसे डिजिट के लिए क्या करते सोचिए। ऐसे डिजिट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये तो हो जाता कट 4 से और यहाँ पे आ जाता 8, ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे सीधा 8 अगर हमें देखने को मिलता तो ये होता 248, है ना। अगर ये 248 होता तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती तो वही 4 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 24, 4 6 24, और ये कट होकर हमें मिलता है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ से डिवाइड हो जाता 2 टाइम्स और ये होता 62 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे 0 से यानी पूरा 50 से कम करके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर हमें 48 मिलता 50 की जगह पर, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इजीली सॉल्व आउट हो जाता। तो जो 4 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, 3 डिजिट नंबर 250 से कम वाली, वो मिलेगी 248। यानी कि 10 से ज़्यादा 12 और 250 से कम 248 तक ऐसी 4 डिजिट ऐसी डिजिट्स होंगी 100 से 10 से 250 के बीच की, जो कि 4 की मल्टीपल होंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन से? क्या ये समझ में आया कि मैंने इसको किस तरीके से निकाला है? 10 से ज़्यादा वाले डिजिट देखेंगे और 250 से कम वाले डिजिट देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए, डिवाइड करके देखिए कि किस तरीके से हो पा रहा है क्वेश्चन, वो डिजिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और अगर इस तरीके से नहीं लग पा रहा है दिमाग तो फिर अलग अलग मल्टीपल्स को एक एक कम कर करके डिजिट को चेक करिए। 250 के लिए चेक करिए, 250 में नहीं हुआ, फिर 249 के लिए चेक करिए क्योंकि कम करके देखना है, फिर 248 के लिए चेक कीजिए। चलिए यहाँ तो 248 ही है, जल्दी से आ जाएगा, लेकिन कई बार बहुत सारी डिजिट्स को हमें चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व आउट करना सीख जाएं तो बहुत बेटर होगा। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर एक एक डिजिट को चेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि 250 से पहले 249 के लिए चेक करेंगे, फिर 248 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250, ये हमने निकाल लिया कि 12 से लेकर 248 तक जो डिजिट्स होंगी वो 4 की मल्टीपल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला डिजिट तो हो गया हमारा 12, अगला डिजिट हमारा होगा +4 कर देंगे क्योंकि 4 के मल्टीपल्स देखने हैं, तो 4 करेंगे तो 16, इसके बाद में 20, ऐसे चलते चलते 248 तक जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी 4 की मल्टीपल होगी इस वाली डिजिट्स के बीच में, इस वाली डिजिट के बीच में रहेगी ना सारी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है AP। अब सेम वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर A पता है, हमें यहाँ पर D पता है कितना 4, और हमें यहाँ पर AN पता है, और हमें यही यहाँ पे पता करना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, वही N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ मैनी मल्टीपल्स लाइज बिटवीन 10 to 250। तो ये जो हमारी AP बनी है 10 से 250 के बीच वाली, ये वाली, इसके अंदर सारे मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कि 4 से मल्टीपल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर n की वैल्यू निकाल लें, मैं ये निकाल लूँ कि जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, तो हम लोग n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, सेम उसी फॉर्मूले से an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d से, जहाँ पर हमें an की वैल्यू पता है 248, a की वैल्यू पता है 12, n की वैल्यू नहीं पता है, पता करनी है, और d की वैल्यू पता है 4। क्या इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं बताइए? क्या आप इसे खुद सॉल्व कर लेंगे? SW में दे दूँ इसको? मेन जो क्वेश्चन के अंदर AP फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो प्लीज़ सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई क्या करना है, तो सीधा सॉल्व करना है, सब कुछ तो ऊपर हो ही गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद, इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिए खुद से एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने AP फाइंड आउट की है, क्योंकि इसमें AP तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना पहले, जब भी तो हम लोगों को AN पता चलेगा और उसके बाद ही हम लोग N की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, जो ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा है,
ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर चलते हैं आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, अब जब आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अभी टाइम लग रहा है सिर्फ ये कंसेप्ट को समझाने में, ठीक है। तो जब आप खुद से ये क्वेश्चन करना सीख जाएंगे ना, उसके बाद में आपको ये इतना क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है। तो देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs, ये जो दो APs हमें गिवन है आर इक्वल, यानी कि ये हमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की जो nth टर्म होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई AP है, पहली AP हमें क्या गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और अगली AP जो हमें गिवन है वो है AP नंबर 1, AP नंबर 2, ऐसा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा 3, 10, 17। तो इनकी कोई nth टर्म ऐसी आएगी जो कि इक्वल होगी, तो वो जो nth टर्म है ना, उसमें हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे चलते चलते यहाँ पे कुछ 100 आ गया हम लोगों को, और इसमें भी आगे जाके कोई 100 आ गया, और ये हम लोगों को मिलेगा कोई 7th टर्म पे, मान लीजिए सिर्फ। तो ये जो वैल्यू है ना, कि ये हम लोगों को कौन से टर्म पे देखने को मिल रही है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है कि इसका जो कोई nth टर्म है वो इक्वल है, ठीक है। उसमें हम लोगों को n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका an और इसका an जो है वो कहीं जाकर हमें इक्वल देखने को मिलेगा आगे। यही चीज क्वेश्चन कह रही है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किसी वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो है वो इक्वल होगी, यानी इक्वल तो होगी, और किस वैल्यू के लिए होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर जो an है वो हमें इक्वल मिलेगा। तो AP1 का जो an है और AP2 का जो an है वो कहीं ना कहीं इक्वल मिलेगा। तो फर्स्ट वाली टर्म को मान लेते हैं, वही जैसे पहले वाले में माना था, एक को मान लेते हैं कैपिटल A1 A2 और एक को मान लेते हैं स्मॉल A1 A2। तो मान लीजिए इसके टर्म्स को मान लिया हम लोगों ने A1 A2 A3 और AN। सिमिलरली सेकेंड जो AP है उसके टर्म्स को मान लेते हैं A1 A2 A3 और आगे जाके कहीं पे AN, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा AN और जो हमारा AN है वो इक्वल है, ओके। क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, तो जो an वैल्यू है वही इक्वल है, यही क्वेश्चन कह रहा है। और हमें जो निकालना है वो है n की वैल्यू, n की वैल्यू यानी टर्म निकालना है हम लोगों को कि वो कौन से टर्म पे इक्वल हो रही है। तो जब इक्वल है तो an होगा इक्वल कैपिटल AN के, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस n-1 d, और इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस n-1 और इसको मान लेते हैं कैपिटल D, क्योंकि दोनों के जो डिफरेंस है वो हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब इसमें सब कुछ कैपिटल माना है तो D को भी कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं नहीं गिवन है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो अलग अलग ही होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये चलेगा इस तरीके से इक्वल में, क्योंकि जो हमारी nth टर्म है वो इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है ही ना। तो सबसे पहले लिखते हैं a की वैल्यू। a की जो वैल्यू है वो कितनी है 63, और d की जो वैल्यू है यानी स्मॉल d की वैल्यू वो कितनी है A2 माइनस A1, यानी कि 65 माइनस 63, और मुझे कितना मिल रहा है d का वैल्यू 2, ओके। और यहाँ से अगर हम देखें तो कैपिटल A की जो वैल्यू है वो है 3, और कैपिटल D की जो वैल्यू है वो है A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3,
7। तो यहाँ से हम लोगों को सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मैं पुट करती हूँ इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ को, यानी कि a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस एन माइनस वन कैपिटल D। इसमें जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, n की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ये हो गया 2, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, और d है हमारे पास में 7। n तो सेम ही है क्योंकि जब a n सेम है तो n भी सेम है, किसी एक नंबर पे तो दोनों मिलेगी ना हमको। तो ये हो जाएगा 63। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, n के डिजिट को एक तरफ ले लेते हैं और जो बाकी डिजिट्स हैं उनको ले लेते हैं एक तरफ। तो ये तो हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 62 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n, या फिर माइनस में क्यों करें, इसको प्लस में करते हैं। 61 के साथ में ले लेते हैं प्लस का 4, और 7n के साथ में ले लेते हैं माइनस का 2n। तो ये तो हो गया 65, और ये हो गया 5n। तो n की जो मुझे वैल्यू देखने को मिल रही है वो है 65/5। यानी कि जब मैंने इसको कट करा तो कितने टाइम्स कट हुआ, 13 टाइम्स। यानी कि एन की जो 30 मतलब जो इस एपी की जो 13th टर्म होगी वो कहीं जाकर ऐसी टर्म होगी जहां पर हमें कोई इक्वल टर्म देखने को मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो एपी है इसमें जाकर जब A1 A2 A3, तो जो हमारा A13 आएगा, यानी कि यहाँ जो A13 आएगा और यहाँ जो A13 आएगा, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो हमारी इक्वल होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करा है इसको। हमें ही पता था कि कोई टर्म्स जाके इक्वल होगी, अब कौन सी टर्म होगी वो हमें नहीं पता, तो उसे हमने मान लिया an मान लिया। तो हमें क्या करना है, टर्म निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि कोई वैल्यू मान लीजिए जाकर इक्वल हो रही है an और कैपिटल An, उसके अकॉर्डिंग जो हमें फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते चले गए। 2 एपीज हमें गिवन थी तो हमें a भी पता है, उससे हम लोग d भी निकाल सकते हैं, तो हमने वो फाइंड आउट करा। और जो हम लोगों की इक्वेशन बन रही थी ये वाली इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन में बस पुट करा और हमारी n की वैल्यू निकाल ली, और हम लोगों को ये पता चल गया कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जिस पर हमारी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यानी कि 13th नंबर पर हमें ऐसी टर्म देखने को मिलेगी जो कि दोनों एपीज में सेम होगी। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को किस तरीके से इसे फाइंड आउट करा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करा है। तो इन क्वेश्चंस की, ये जो 5 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने करे हैं, 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत इनके जो कंसेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन अभी बचे हैं, 5 क्वेश्चंस को हम लोग अगले एक्सरसाइज, अगले लेक्चर में ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो चुके, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर काफ़ी दिमाग हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में अगले लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग जो हमारी
एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ये जो इन 5 क्वेश्चंस थे, पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। पहले वाले भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।